Right now they aren't, but I'll do that. जिन लोगों के वीडियो नहीं है उनको बाहर कर दो, देन वी कैन स्टार्ट इट. वीडियो है अपने पास, उसके बाद तो कोई इशू नहीं आएगा ना. गिव देम अ मिनट. अगर अभी भी 1 मिनट में भी वीडियो स्टार्ट नहीं होता है तो उनको बाहर करो और बाकी लोगों को अनम्यूट करने का चांस दे दो भाई. लीना? Yes, I'll do that. Okay. So my first question is from homework itself. What are inertial and non-inertial frames of references? Hopefully आपको दो type of frame of reference तो मिल गए होंगे. Inertial frame of reference and non-inertial. Harsha, please explain me. You cannot unmute you yet. Leena ma'am, please allow us. Leena ma'am. And that. Okay. Yeah. Sir, Yeah, Harsh. Yeah, Harsh. a frame of reference which is either at rest or moving with constant velocity is known as an inertial frame of reference. For example, we can take a train moving with a constant velocity. Right. And Okay. a non-inertial frame is a frame of reference. इनर्शियल में एक और चीज ऐड कर देंगे. अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होंगे. Yes, sir. वहां पर जो नॉर्मल लोगों को दिखता है वैसा ही सबको दिख रहा होगा. बट इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्सेलरेटेड, एज यू वर ट्राइंग टू से, इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो वहां पे न्यूटन के लॉ पक्की बात है नहीं लगेंगे. तो फिर उसको न्यूटन के लॉ के विद इन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस बात है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर एक्सेलरेटेड एंड वहां न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं रहते हैं. लेकिन अगर मैं चाहूं कि नहीं यार न्यूटन का लॉ तो कुछ भी करो वैलिड करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स को हम हटा देंगे. ऐसे तो फोर्स हटाने लग जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा यार. देयर मस्ट बी समथिंग एल्स. इफ समवन कैन ऐड, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल. No. यस तरल बोलिए. Sir, the inertial frame of reference, that is like it what to say that it holds something like it holds inertia. नो 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 नो. अब गैस मत कीजिए, गैस कर पे करना था. अभी तो आंसर बताइए अगर आता है तो. गैस नहीं करना है. इट इज बेस्ड ऑन योर रिसर्च. यस हर्ष राठौड़. एक्सेलरेशन इज 0. अरे वो तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा. मान लो मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन है, इट इज नॉन जीरो एंड इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फिर भी मुझे वहां न्यूटन के लॉ लगवाने हैं. तो मुझे जश भाई साहब कहना चाहते हैं. बोलिए जश. तो क्या करना पड़ेगा? सर सूडो फोर्स. बहुत बढ़िया. वहां हमें इमेजिनरी फोर्सेस को मानना पड़ेगा. ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं सूडो फोर्सेस. होपफुली आप इसके बारे में चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन अगर ये बात क्लियर हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी में हम एक कदम आगे बढ़ जाते हैं कि जब चैप्टर 5 में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ फोर्सेस असली होती हैं और कुछ फोर्सेस नकली होती हैं. उनको सिर्फ बात को समझाने के लिए वहां लगाया जाता है. तो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम ये नकली वाली फोर्सेस लगाएंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में. और क्यों लगाएंगे? क्योंकि वहां पर जब तक ये फोर्स ना लगाऊं तब तक न्यूटन के लॉ फॉलो नहीं हो रहे थे. न्यूटन के लॉ को फिर से वैलिड करने के लिए हम वहां पे एक जुगाड़ करेंगे, एक अरेंजमेंट करेंगे, और इसी अरेंजमेंट का नाम है सूडो फोर्स. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. मेरा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? लास्ट क्लास में हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था. जैनम पार्थ कुमार पटेल प्लीज बताइए, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज, सोचना नहीं है, बताना है खटक करके. हेतवी जानवी पटेल म्यूट कर दीजिए आप अपने आप को बेटा. आप अनम्यूट करिए हेतवी और बोलिए. जैनम म्यूट कीजिए बेटा फटाफट.
Sir, it is in negative direction. हाय बाबा, किसका नेगेटिव? कभी नेगेटिव भी तो किसी का तो होना चाहिए ना। Sir, यस देवचंद्रा, sir, यस देवचंद्रा। acceleration has the same direction as the object's velocity. यही बात मैं चाहता था कि आप लोग भूल जाएं। ये देव ने जो बताया ये कभी याद नहीं रखना। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के अलोंग होना मे बी अ कोइंसिडेंस, कभी कभी हो भी सकता है, बट यूजुअली एंड in most of the cases in reality acceleration and velocity will never be in same direction. तो क्वेश्चन आता है तो होगा कौन से डायरेक्शन में? तो इसको मैं बताने के लिए 3-4 नाम लूंगा। तरल बोलना चाहती है, बोलो तरल। Sir, when it is like going upwards, the direction of the acceleration would be towards the gravity. अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। आप जो बता रहे हो तो फ्री फॉल के अंदर बता रहे हो, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ। हर्षा बोलिए। Sir, it will be the direction in which the force acts on the body. For example, one of the way is what Harsh has said. अगर डायनेमिक्स में जाओगे जहां पे फोर्सेस पढ़ना अलाउड है तो आप कह देना भैया एक्सेलरेशन उसी तरफ होगा जहां फोर्स लगेगी, एंड इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट F इज इक्वल टू ma. F इक्वल टू ma, तो फोर्स का भी वही डायरेक्शन होगा जिधर एक्सेलरेशन का होगा, या वाइस वर्सा। लेकिन अगर मैं काइनेमेटिक्स में बात करूं वहां तो फोर्स नहीं पड़ेंगे, वहां पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। Unmute your mic and if you know and speak. Sir, Yes. it is the direction in which the change of velocity happens. Very good. So remember acceleration का definition है rate of velocity या rate of change in velocity? Rate of change in velocity. तो acceleration का direction भी है along the change in velocity. जिस तरफ वेलोसिटी का चेंज हो रहा होगा उस तरफ एक्सेलरेशन लगेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये वेलोसिटी का चेंज का डायरेक्शन कैसे ढूंढे? तो उसके लिए चैप्टर 4 में वेक्टर अलजेब्रा सिखाएंगे, लेकिन ये रूल की तरह याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन पे क्योंकि दो डायरेक्शन है तो कभी आपको दोनों सेम दिखेंगे, कभी दोनों ऑपोजिट दिखेंगे, तो आपको मन में वहम आ जाएगा कि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना है, बट फैक्चुअली एक्सेलरेशन का वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। रादर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन विल बी अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। वो कैलकुलेट करेंगे कैसे, उसका स्ट्रेस मत लीजिए, वो हम कर लेंगे, वो हम चैप्टर 4 में सीख लेंगे वेक्टर से, ठीक है। सो मेकिंग दिस पॉइंट क्लियर, आई नाउ गो फर्दर into the depth of the chapter where we will be talking about two main concepts today: average velocity and instantaneous velocity। और स्पीड भी ले सकते हैं क्योंकि हमारा ये चैप्टर जो है स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में ज्यादा डायरेक्शन का बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसलिए मैं स्पीड वेलोसिटी कभी कभी गलती से एक ही जगह बोल जाया करूंगा, लेकिन आपको समझना है इस चैप्टर में चलता भी है। लेकिन जैसे ही हम चैप्टर 4 में जाएंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को एक ही ब्रैकेट में बोल देना वुड बी अ बिग मिस्टेक। वेलोसिटी और स्पीड वुड बी वेरी डिफरेंट इन चैप्टर 4। सो आई एम स्टार्टिंग विद द फैक्ट कि स्पीड को मेजर कैसे किया जा सकता है। स्पीड को मेजर करने का हमने एक फॉर्मूला बनाया कि स्पीड इज डिफाइंड एज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, where delta x is the distance and delta t is time interval. Now, if I want to measure this speed, this can be measured on an average level as well as on an instantaneous level. सो अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं v एवरेज का फॉर्मूला निकालूंगा और लिखूंगा इनिशियल टाइम
फाइनल टाइम के बीच का गैप, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप, बेसिकली डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अगर मैं इस तरह से स्पीड निकालता हूं तो ये एवरेज स्पीड आती है। लेकिन अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो दिस मेथड विल नॉट वर्क। रीजन बीइंग, मान लीजिए दिस इज अ पर्सन रनिंग टुवर्ड्स हिज होम। शुरू में एंथुजियाज्म ज्यादा था तो 10 मीटर पर सेकंड से भागा, बीच में दोस्त मिल गया तो रुक भी गया, फिर वापस से दौड़ा तो 5 मीटर पर सेकंड पे भागा, और जब घर नजदीक आया तो हिम्मत बढ़ी तो वहां आते आते 15 मीटर पर सेकंड भी पहुंच गया स्पीड। सो इस तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्पीड थी। अगर मैं यहां से यहां का डिस्टेंस आपको बता दूं कि ये पूरा डिस्टेंस है 500 मीटर, और इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा लेट्स से 40 सेकेंड्स, तो आपके लिए वी एवरेज कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आप कहेंगे वी एवरेज 500 एंड टोटल टाइम टेकन 40, क्या आ जाएगा आंसर? 12.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं जिद कर लूं कि भाई ये टाइम को 0 बोलो, ये टाइम को 40 बोलो, और मुझे तो स्पीड यहां का ही चाहिए कि t इक्वल टू 18th सेकेंड पे बताओ उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो इस डेफिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन इसको मेजर करने के तरीका क्या है कि हम एवरेज स्पीड निकालेंगे अराउंड 18 सेकेंड। तो एक तरीका क्या है, मैं लूंगा यहां पर टाइम इक्वल टू 17, यहां पे टाइम ले लूंगा 19, और इनके बीच में यहां जो पोजीशन आएगी उसको x1, यहां पोजीशन जो आएगी x2, तो उसको क्या कर देंगे हम? x2 माइनस x1 अपॉन 19 माइनस 17, ये करके मैं कह दूंगा दिस इज वेलोसिटी एट 18th। बोलो क्या ये मेरा तरीका गलत है या सही है? गलत। क्या गलती है इसमें? क्या गलती है? सर लाइक हमको कैसे पता चलेगा कि हम लाइक पर्टिकुलरली इधर ही 17 सेकेंड्स आ रहे हैं and इधर ही 19? नहीं, ये तो मैंने मेजर करने का तरीका बनाया कि भी 18 की वैल्यू चाहिए थी, वेलोसिटी एट 18 सेकेंड चाहिए थी, तो मैंने कहा 17 से 19 के बीच में जो एवरेज होगी उसी को मान लेते हैं, वही होगी 18 पे। Sir, गलत है कि सही है? sir, it is wrong, as it will give us average speed because this formula will be applied in this formula will give the speed of the positions of x1 and x2. सो बेसिकली एवरेज स्पीड देगी। ठीक है, आपको ये तरीका पसंद नहीं आया तो चलो मैंने थोड़ा इसमें चेंज किया। मैंने चेंज करके क्या किया कि चलो आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आई टेक इट 17.5 से 18.5 के बीच में। अगर मैं 17.5 से 18.5 के बीच का एवरेज लूं और कहूं कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 18 है, तो विल यू अग्री ये चल जाएगा क्या? No sir. अच्छा, मान लो ये नहीं चलेगा, क्या ये आंसर पहले वाले आंसर से अच्छा है? हाँ सर। पहले वाले से तो खुश हो तुम ये तो कहोगे कि भाई यार पहले जो कर रहे थे सर आप तो वो तो कंप्लीट घोटाला था, ये फिर भी थोड़ा ठीक लगता है। चलो मैं मेरी बात को और फर्दर एक्सटेंड करने के लिए कहता हूं कि लेट्स टेक यहां पे टाइमलाइन में 17.9 और 18.1 इनके बीच का एवरेज लूं तो इनके बीच का एवरेज स्पीड को मैं कह दूं कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 18 है, चलेगा? No sir. नो, क्या ये आंसर पहले वाले से अच्छा नहीं है? Yes sir, but the it won't give us the instantaneous speed. देखो पहले वाले से अच्छा है, वुड यू अग्री टू दैट और नॉट? Yes sir. Yes sir.
द आइडिया इज, आप एक चीज को देखिए कि जैसे जैसे मैं टाइम इंटरवल को छोटा करता जा रहा हूं, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं एवरेज स्पीड के फॉर्मूला से ही इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरफ जा रहा हूं. व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द इंटरवल ऑफ टाइम सो दैट आप मेरे वैल्यू पर बिल्कुल डिसएग्री ना करें. व्हाट शुड बी द इंटरवल? 18 के आजू बाजू Minimum. कितना लूं? 17.99 to 18.01. बहुत बढ़िया. Approaching to 0. 17.99 to 18.01. आई लाइक इट. बोलिए, इसमें जो एवरेज स्पीड निकालूंगा, क्या मैं कह सकता हूं वो 18 पर इंस्टेंटेनियस है? हाँ या ना? Yes. No, sir. Yes. Yes. No. इट इज क्वाइट क्लोज. इट इज क्वाइट क्लोज. अरे बाबा, क्वाइट क्लोज है. लेकिन आप में से कोई एक बहादुर बच्चा कहेगा, लेकिन सर व्हाट आई विल डू इज दिस, और उसका आंसर तो पहले वाले से ज्यादा अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? पहले वाला अच्छा था, लेकिन दूसरे वाला तो और अच्छा आ गया. इसका Yes. मतलब है कि अगर मैं इंटरवल को छोटा और छोटा और छोटा करता जाऊं, तो जो ये एवरेज वाला ही फॉर्मूला है, इसी से इंस्टेंटेनियस बन जाती है. तो मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, थोड़ा देखना कि v एट पर्टिकुलर टाइम t अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला लगा दो. बस ये ख्याल रखो कि टाइम इंटरवल छोटे से छोटा हो. टाइम इंटरवल छोटे से छोटा हो. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो नंबर यू कैन गिव मी? 1. अरे नहीं यार, 0.1. 0.099. 0.0000000. जीरो क्यों नहीं ले पा रहा हूं मैं? यहाँ जीरो क्यों नहीं ले पा रहा हूं? Why I cannot take zero? Sir, because time never can be. N to infinite. डिनोमिनेटर में जीरो इज नॉट डिफाइंड. वो तो मैथ के डोमेन से ही बाहर चला जाएगा. तो हमें मैथ की मर्यादा में तो रखना है इसको. तो इसके लिए हम एक नया मैथ डेवलप करते हैं, जिसमें यहां मैं लिख रहा हूं कि लिमिट डेल्टा टी. कौन है डेल्टा टी? टाइम इंटरवल इज 0. है तो नहीं, लेकिन 0 से बहुत दूर भी नहीं है. इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0. मैं अगर थोड़ा इसको और बड़ा करके लिखूं, अगर दिख नहीं रहा है तो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0. जैसे ही मैं ये लिख देता हूं, इस डेल्टा टी के ऊपर मैंने एक कंडीशन लगा दी कि डेल्टा टी इतना छोटा है, बस ये 0 नहीं है, 0 से ज्यादा बड़ा भी नहीं है. तो उस केस में क्या ये फॉर्मूला एवरेज का रहेगा या इंस्टेंटेनियस का बन जाएगा? Instantaneous. अब ये इंस्टेंटेनियस बन जाएगा. Instantaneous. तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस, तो आप कह देना इट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी सच दैट टाइम इंटरवल इज लिमिटेड बाय द फैक्ट दैट इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0. इसको ही हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं. अगर मैं डेल्टा टी को 0 कर दूंगा तो थियोरेटिकली वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकली मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं. तो ऐसे थियोरेटिकल आंसर का क्या करें? इसलिए हमें मैथ को मर्यादा में रखने के लिए ये लिखना पड़ा. इसकी डेफिनेशन बनेगी, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is equal to its average velocity, is equal to its average velocity in an interval of time approaching towards 0. अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड लूं सच दैट टाइम इंटरवल इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, वो उसकी क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब ये सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस के पास कोई तरीका नहीं था, तो न्यूटन भाई साहब ने एक नया मैथ ढूंढ के निकाला कि यार आपसे तो ये सॉल्व नहीं होता, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा. और उस तरीके का नाम है कैलकुलस. इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं. बट कैलकुलस के अंदर 2 तरह के मेथड होते हैं. एक को बोलते हैं इंटीग्रेशन, एक को बोलते हैं डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का काम होता है टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज
in one quantity with respect to second quantity. अगर मुझे किसी भी एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है, उसका रेशियो निकालना है, तो हम कौन से मेथड का यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन. तो इस सारी बात को मैं सॉल्व करने के लिए रीराइट कर सकता हूं इस तरह से कि वेलोसिटी एट टाइम t इज dx by dt. Now d is not a number multiplied to x. d is a symbol like delta. डेल्टा का मतलब था लार्ज इंटरवल. लार्ज से मेरा मतलब है फाइनाइट, कुछ है. लेकिन अगर मैं उसी को एक्सचेंज करके स्मॉल डी से रिप्लेस कर दूं तो इसका मतलब हो जाता है इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल. इतना छोटा कि क्या बताऊं कितना छोटा है. बस Sir, could you approach please करने explain this again? या आई विल एक्सप्लेन. ये कौन बोला है? ये Me, अमी. I'm Taral. क्या तरल? मैंने आपको पिछले सेशन में भी नोटिस किया आप एंग्शियस बहुत होते हैं. आप एंग्शियस नहीं हुआ कीजिए. मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं बता के ही निकलूंगा. आप एक लाइन कंप्लीट होता है और घबरा के दोबारा घबराना नहीं है बेटा, करेंगे अपने, चिंता नहीं करो. इफ यू हैव डाउट एनीवे आई एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड विदाउट हैविंग यू विद मी. ठीक है, एंजाइटी मत रखिए. सो एज आई वाज टेलिंग यू कि इस तरह का मैथ सॉल्व करना अभी तक हमने 10th स्टैंडर्ड में नहीं सीखा था. ये एक नए मैथ से सॉल्व होगा. इस मैथ का नाम है कैलकुलस. कैलकुलस में दो ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन में हम किसी भी एक क्वांटिटी में आने वाला चेंज दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर सकते हैं. सो यहां पर ऊपर किसमें चेंज आ रहा है? पोजीशन में. नीचे किसमें चेंज आ रहा है? टाइम में. तो अगर आप ये रेशियो को समझना चाहते हो तो व्हाट मैथमेटिकल ऑपरेशन यू कैन अप्लाई? डिफरेंशिएशन. सो इसी को रीराइट हम कर देंगे एज dx by dt. जैसे ही मैं इसको डेल्टा को हटा के d लिखता हूं, ये लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि डेल्टा का मतलब था फाइनाइट इंटरवल, ऐसा इंटरवल जो बड़ा हो, मेजरेबल हो. लेकिन जैसे ही मैं डेल्टा को d से रिप्लेस करता हूं, इट मींस इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल. इसका मतलब है यहां पे अब मुझे वो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है. इस d के अंदर लिमिट सेल्फ इंप्लाइड है. इसके अंदर इनबिल्ट है ये फीचर कि आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है. सो जब भी मैं कभी v के फॉर्मूला में लिखूं डेल्टा x बाय डेल्टा t, तो आपको समझ जाना है मैं किसकी बात कर रहा हूं? एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं. और जब भी मैं लिखूं dx बाय dt, तो आपको समझ जाना है मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड की बात कर रहा हूं. सो ये सिंबल कहां से आया, मैंने उसका ओरिजिन समझाया है कि क्यों हम डेल्टा को हटा के डी पे आ गए. क्योंकि एवरेज को इंस्टेंटेनियस बनाने के लिए टाइम इंटरवल को मुझे क्या करना पड़ा? इनफाइनाइटली स्मॉल करना पड़ा. और जब हम टाइम इंटरवल को इनफाइनाइटली स्मॉल करते हैं तो एक तरीका है या तो ये लिमिट लगा के लिखो, या दूसरा तरीका है उसको डेल्टा से हटा के डी की तरह लिख दो. राइट, दीज आर द टू वेज टू राइट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मैथ क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डू इन डिफरेंशिएशन इन नेक्स्ट क्लास. लेकिन डेफिनेशन समझ आना पहले जरूरी है. तरल, होपफुली आपको कुछ पता चला हो. Yes, sir. ओके, किसी को अभी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Sir, यस, what is the difference between average speed and speed? ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. क्या नाम है बेटा आपका? Preena. प्रीना. सो प्रीना ने एक जर्नी, वैसे तो देखो ये लॉकडाउन है, जर्नी वर्नी करना अलाउड नहीं है, लेकिन ये इमेजिनरी है तो क्या फर्क पड़ता है, अपने कर डालते हैं.
एक जर्नी प्लान की अहमदाबाद से मुंबई की तरफ, और ये जर्नी में 500 किलोमीटर उनको ट्रैवल करने थे। और उन्होंने कार से जब ये जर्नी की तो कहीं पे खाने के लिए भी ब्रेक लिया, कहीं पे ट्रैफिक की वजह से स्लो भी हुए, टोल बूथ पे स्लो हो गए, कहीं पर खाली सड़क मिली तो स्पीड भी बढ़ा दिया। तो सब मिला मिलू के उन्होंने टाइम लगाया 10 आवर्स, टाइम इंटरवल वाज 10 आवर्स। सो मैं अगर प्रीना से पूछूं कि आपका एवरेज वेलोसिटी क्या रहा अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, तो आप कहोगे मैंने डिस्टेंस कवर किया है 500 किलोमीटर और टाइम लगा है 10 आवर्स, तो इट वुड बी 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन डज दैट मीन कि हर जगह पे आपकी स्पीड 50 थी क्या? हर जगह आपकी स्पीड 50 थी? जब आप टोल पे रुके हुए थे तब भी 50 थी? जब आप खाली सड़क पे तेज दौड़ा रहे थे तब भी 50 थी? नहीं थी। तब क्या थी? उस स्पीड को देखना हो तो आपके कार के स्पीडोमीटर में झांकना पड़ेगा। कभी स्पीड 80 दिखा होगा, कभी 100 दिखा होगा, कभी 120, तो कभी 10, 20, 30 भी दिखा होगा। तो जो उस पल पे स्पीड होता है, जो उस इंस्टेंट पे स्पीड होता है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो हम स्पीडोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। एवरेज स्पीड हम ऑडोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। ऑडोमीटर आपको बता देगा डिस्टेंस, घड़ी बता देगी आपको टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो देयर इज नो डायरेक्ट मेथड, यू विल हैव टू यूज या तो डिफरेंशिएशन या लिमिट वाला मेथड। यस प्रीना, एनी डाउट? Sir, in Yeah. instantaneous speed, can't we directly put that time only, the direct time, the instant time? ओके, सो मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं 3 आवर्स के बाद एग्जैक्टली क्या स्पीड थी, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 आवर्स के बाद आपने कवर किए थे 100 किलोमीटर और 3 आवर्स के ऊपर एग्जैक्टली उस वक्त क्या स्पीड थी, बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 100/3 नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त तो मैं रुका हुआ था। 3 घंटे बाद तो मैंने ब्रेक ले लिया था, मैं तो गाड़ी चलाना ही बंद कर रखा था। सो जो आप 100/3 करके कैलकुलेट करेंगे वो तो एवरेज स्पीड आया। इंस्टेंटेनियस स्पीड तो उसी पल का स्पीड है। उस पल का स्पीड अगर देखना हो तो उससे जस्ट आगे और उससे जस्ट पीछे के बीच का एवरेज लेते हैं, राइट? सो व्हेन एवरेज इज टेकन जस्ट अबाउट दैट टाइम तो वो इंस्टेंटेनियस है। और लॉन्ग इंटरवल में आप एवरेज लेते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। क्लियर है प्रीना? Yes, sir. ओके। So instantaneous speed is one type of average speed. ये तो मैंने इसके डेफिनेशन में बोला ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज एन एवरेज स्पीड विद इन अ टाइम इंटरवल अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो। ऐसा टाइम इंटरवल लो जिसमें टाइम इंटरवल का वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो ऐसे टाइम इंटरवल में इंस्टेंटेनियस स्पीड इज एवरेज स्पीड। क्या कभी v इंस्टेंटेनियस v एवरेज के बराबर हो सकती है क्या? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? यस आन्या, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड के बराबर हो जाए? Sir, at initial and final points. इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पर तो कंपलसरी नहीं है यार। देखो फाइनल पे एवरेज वैल्यू तो कुछ और आएगा, और आपने अगर ब्रेक मार दिए तो फाइनल पे आपका इंस्टेंटेनियस तो जीरो हो जाएगा। तो ये तो risky statement है। यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, कोई बंदे ने बोला भाई दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप गाड़ी पूरी देर तक एक ही स्पीड से चला रहे हो 50 kmph, आपने क्रूज मोड डाल दिया और 50 की स्पीड पे फिक्स कर दिया, चलने दो अभी गाड़ी को 50 पे, ब्रेक व्रेक कुछ नहीं लगाई, ना एक्सेलरेटर दबाया, पूरी देर 50 की स्पीड से ही चल रही है। अब तुम कहोगे सर ऐसा कहां होगा? भाई इमेजिनरी सिचुएशन है। मान लो एक ऐसी सिचुएशन हुई जहां पे आप यूनिफॉर्म मोशन कर पाए, स्पीड को फिक्स रख पाए, तो फिर आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही आएगा जो आपका एवरेज स्पीड आएगा। इन ऑल द अदर केसेस एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड विल नॉट बी सेम, राइट?
क्लियर है? हेलो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन का नाम ही है यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में हमने 9th स्टैंडर्ड में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसको क्या बोलते थे? यूनिफॉर्म मोशन. इसमें एक कमी है, कोई आप मेरे को बता सकते हो क्या कमी है? This definition has With one same concept. speed. With same speed. अरे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम होगा तो स्पीड तो सेम ही होगा ना. In same Sir, the direction shouldn't change. डेल्टा एक्स The object is स्पीड should not change. is equal to. Sir, no acceleration. वो भी बात सही है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम. भाई एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम. जब स्पीड